नमस्कार, मैं राधेश्याम दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं मावा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्ट गैलरी एक इनिशिएटिव है आर्ट टॉक में। आज हम एक खास मेहमान के साथ बात करने जा रहे हैं जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त एक ऐसे कलाकार हैं जिनका फन न केवल उनको एक खास मकाम देता है बल्कि उनकी इस आर्ट के कारण देश का भी एक उसकी पहचान पूरी दुनिया में पहुंचती है। और एक ये कलाकार लखनऊ से वाबस्ता है तो ये हमारे लिए और बेहद खास हो जाता है। ऐसे श्याम कुमार जी, वैसे तो इनका जो ऑफिशियल नेम है सोमेंद्र कुमार वर्मा है, लेकिन श्याम वर्मा जी का हार्दिक स्वागत, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल इस लखनऊ के एक खास इंस्टीट्यूट के इस आर्ट टॉक में। श्याम जी की जो खासियत है वो ये कि इन्होंने कमर्शियल आर्ट में अपनी पढ़ाई की शिक्षा ली, लेकिन जो इन्होंने अपनी पहचान बनाई वो रियलिस्टिक वर्क है और पोर्ट्रेट में आपने बहुत महारत हासिल की। और न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि देश के महत्वपूर्ण प्रदेशों के राजभवनों में भी आपकी कला वहाँ प्रस्तुत है और दुनिया के अलग अलग देशों में आप पहुँचे हैं और वहाँ तक अपनी पहचान भी बनाई है और आप नई पीढ़ी को, नई पौध को तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। और उन्हीं के एक शागिर्द, उन्हीं के स्टूडेंट जिन्होंने मावा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्ट गैलरी की इनिशिएटिव लिया है, तो उसकी शुभकामनाएं मोहन मावा जी को और आपको ऐसे शागिर्द के साथ आगे इस यात्रा को बढ़ाने के लिए। श्याम जी, आप तो लखनऊ में आपकी परवरिश हुई, आपने शिक्षा ली, आपने पढ़ाई की। एक कलाकार बनने के लिए आपने क्या तैयारी की? एक कलाकार जो बने, क्या ये पहले से था या ये कलाकार कुछ अंदर से पैदा हो गया? नमस्कार सबको। कलाकार बनने के लिए कभी भी कोई कलाकार बॉर्न है, मतलब पैदा ही कलाकार होता है वो, और बीच में वो बनता नहीं है, वो बन नहीं सकता है। जो पैदाइशी कलाकार होगा वही कला में आगे जा सकता है। तो गॉड गिफ्ट है, वो जिसको देता है उसकी शुरुआत से ही होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं, शुरू मैंने बचपन से, मुझको याद नहीं मैं कब से शुरू हुआ था। शायद जब पेंसिल मेरे हाथ में दी गई थी, क्योंकि उस ज़माने में पेंसिल चलती थी, पेन वगैरह नहीं चलते थे, तो पेंसिल जब दी गई थी तब से मैं बना रहा हूँ। मुझको खुद नहीं याद कि मैं कब से पेंटिंग कर रहा हूँ उस पर। 1982 में आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स से आपने पढ़ाई की और 1960 में आपका जन्म हुआ। इस दौरान ये कला की पहचान कैसे हुई? आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, आप कला के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा एक यात्रा कर सकती है, इसकी पहचान किसने की? ये श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो पब्लिक को ही जाएगा, क्योंकि उन्हीं लोगों ने पहचाना कि मेरे पास आर्ट है। मुझको तो लगता नहीं था मैं आर्टिस्ट हूँ, उन्होंने पहचाना। कुछ लोगों ने ऑर्डर देने लगे कि इसकी हाथ अच्छा है तो इसको कुछ बनाना चाहिए मेरे लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे वो दायरा बढ़ता गया, बड़ा होता गया वो। तो अब और बड़ा हो गया इस समय पे वो चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से ही मैं इसमें शुरू से ही था इसके अंदर। तो वही किसी ने घर के लिए कहा कि मेरे घर के लिए बना दो, वो सब चलता था जैसे सब आर्टिस्ट करते हैं बचपन में, उस तरह का चल रहा था। और अब प्रोफेशनली इसको पूरी तरह मैं कर रहा हूँ। तो कमर्शियल आर्टिस्ट कैसे पोर्ट्रेट और स्कल्पचर्स और इधर कैसे आया? वो कमर्शियल आर्ट तो एक कोर्स था, मतलब एक मेरी मजबूरी थी कि मुझको पता नहीं था कि आर्ट लेनी है, क्या लेना है। तो किसी ने कहा कमर्शियल आर्ट इसको दिला दो। मुझको तो पता नहीं था कमर्शियल क्या होता है, फाइन क्या होता है उस समय। तो कमर्शियल आर्ट दिला दो, उसमें थोड़ा कमाई करने लगेगा जल्दी। तो मैंने कमर्शियल ले ली। पापा ने कहा कि ठीक है कमर्शियल ले लो, लेकिन मन मेरा फाइन में। मैं जब कॉलेज में था तो जब मैं खाली होता था, जैसे ही मैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में भाग जाता था, वहाँ पे जो बताते थे टीचर्स वगैरह सिखाते थे, तो उसको ही मैं देखता रहता था। फिर वो लोग डांट के भगा देते, चलो अपने क्लास में, तो मैं आ जाता था, लेकिन मन मेरा वहीं लगा रहता था। उनसे काफ़ी टेक्निक देख देख के सीखने की कोशिश करता था मैं। तो इस तरह से था। कमर्शियल में कोई मेरा इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अब आ गया था तो उसको भी जी जान से करना था, क्योंकि आगे उसमें ज़्यादा सर्वाइव न करना पड़े। तो ऐसे ही था। एक लखनऊ विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक स्नातक, उसने अपनी जर्नी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जो की, उसकी कोई आपने योजना बनाई या सब होता चला गया?
कैसे, क्योंकि बहुत से कलाकार जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस पेशे में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, उन सबको आपसे एक इंस्पिरेशन भी है मिलेगी और आपसे वो गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये ज़रूर बताएं कि आप ये जर्नी कैसे बनती चली गई। जर्नी तो वैसे अपने आप ही ज़्यादातर चला, लेकिन बाद में सब लोग इन्वॉल्व हो गए। मेरे जो साथ के लोग थे, जैसे मोहन है या क्या नाम, सब घर के बच्चे हैं मेरे, वो सब इन्वॉल्व होते गए कि भाई इसका काम अच्छा है, ये ज़्यादा दूर तक जा नहीं पा रहा, तो सब लोग इन्वॉल्व हो गए। तो मेरा काम सिर्फ बनाना, पेंटिंग बनाना, बाकी से मुझे मतलब नहीं होता कि क्या है। तो बच्चे लोग देखते रहे, आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, तो उसी तरह से ये बढ़ गया किसी भी तरह। तो एक्स्ट्रा इसकी प्लानिंग तब की मैंने जब इसमें मुझको लगा कि मार्केट में क्या, किस तरह का वर्क चाहिए, करते करते एग्जीबिशन में और इस तरह का, कि क्या लोग पसंद कर रहे हैं। तो उस तरह का मैंने बनाने की कोशिश करी है। आगे वो चीज़ बढ़ती गई, अब वो धीरे धीरे वो चेंज होता है, अब लोगों की डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मार्केट के हिसाब से चलना ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। यानी दुनिया में क्या है उसका उसकी समझ भी होनी चाहिए और उसके बारे में जागरूकता भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। डिमांड क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे दुनिया के तमाम और कलाकारों को देखा, तो अभी जब आप लखनऊ से निकले थे उसके बाद दुनिया के कलाकारों को देखा और काम देखा, अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन में भी गए होंगे, तो सबसे ज़्यादा अपील करने वाली घटना क्या हुई आपके जीवन में जिसने आपके कलाकार के तौर पर यात्रा को और गढ़ने का काम किया? अब एग्जीबिशन में जब बाहर जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे तो अपने आप को तो दिखाते हैं कि ये मेरा वर्क है, लेकिन दूसरों का वर्क भी देखने को मिलता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि इसने क्या टेक्निक यूज़ करी, ये हमारे किस काम आ सकती है, हम अपने आर्ट को और डेवलप कैसे कर सकते हैं, या हमारा रास्ता सही नहीं था, थोड़ा सा इसके साइड में घूम के हम चलते हैं, क्योंकि इसकी अपीलिंग ज़्यादा है पेंटिंग। हो सकता है मेरी पेंटिंग अच्छी हो, लेकिन उसकी अपीलिंग है, मतलब एक मार्केट के हिसाब से बनी है, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो हर आदमी को ये, हर आर्टिस्ट को ये चाहिए कि वो एग्जीबिशन ज़रूर लगाए और वहीं से वो सीखेगा भी और लोगों को सिखाएगा भी। उसकी चीज़ों को देखा जाएगा, उसकी तस्वीरों को देखा जाएगा, और वो भी देखेगा कि किस तरह का वर्क चल रहा है, क्या मुझको करना चाहिए, मेरा क्या, किस स्टेज पे मैं हूँ, वो सब चीज़ें पता चलती हैं। वो ज़रूरी है सबसे। आप बता रहे थे कि आपके दादाजी ज्वेलरी के बिजनेस में थे, आपका जन्म अलीगढ़ में हुआ, और आपके पिताजी का उससे साबका कम था और वे एक कलाकार थे, म्यूजिशियन थे, सिंगर थे और गायन में उनकी अभिरुचि थी। क्या आपके परिवार का कोई इम्पैक्ट या उसका असर या आपके पारिवारिक वातावरण का आपके जीवन में आपकी कला पर कोई योगदान या कोई इम्पैक्ट रहा क्या? नहीं, पापा भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो स्केच या पेंटिंग बहुत अच्छे करते थे। तो वो बताया करते थे उस समय, मतलब हम लोग छोटे थे, यंग थे बहुत, तो वो बताया करते ये विल्सन न्यूटन का है, ये रीव्स का है। तो हम लोग सुनते हैं रीव्स और विल्सन न्यूटन उस ज़माने में उन्होंने बनाए थे, कुछ चीज़ उन्होंने बनाई थी, वो मैंने देखी थी। तो मुझको लगता था पता नहीं मैं इतना बढ़िया कभी बना पाऊँगा कि नहीं। तो वो कलाकार थे, उनको वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनको बहुत बजा लेते थे और सिखाते थे सबको, और क्लासिकल भी सिखाते थे, उन्होंने कभी क्लासिकल भी नहीं सीखा। उन्हीं का ही हम लोगों में, सब में ब्लड में आया है, कुछ ना कुछ कला सभी भाइयों में, सभी हमारे बच्चों में है। तो उनका ही सब हम लोगों में आया है और उन्हीं से देख के इंस्पायर हम लोग हुए। एक कला के लिए खास वातावरण की दरकार होती है, ज़रूरत होती है कि कलाकार को ऐसा अलग वातावरण मिले ताकि वो, और एक मध्य वर्ग से आने वाला जो कलाकार हैं उनके लिए बड़ी दुश्वारी होती है कि उनके अपेक्षित वातावरण उनको मिल पाए, ये संभव कम होता है। ये जो आपका मध्य वर्गीय परिवार, पिताजी एक सरकारी सेवा में थे और बहुत सारी आपके एक कलाकार की आवश्यकताएं, क्योंकि ऑयल और पेंट और ब्रश सब महंगे होते हैं और कैनवस भी महंगा है, और एक कलाकार को बंधन न हो, तो ये सब सुविधाएं, साधन ये कैसे मुहैया होते थे और कितनी चुनौतियां होती थी? क्योंकि अभी भी कला के क्षेत्र में आने वाले बड़े पैमाने पर मध्य वर्गीय या निम्न आय वर्ग के परिवार के बच्चे बहुत अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने क्या संघर्ष किया? उस संघर्ष में सूत्र क्या है? संघर्ष तो देखिए,
आर्टिस्ट का मतलब ही संघर्ष है। अगर वो आर्टिस्ट है तो उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा, और जो हार जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत से लोग सरेंडर कर देते हैं कि ये कोर्स किया, इसमें नौकरी नहीं मिल रही या मैं आगे नहीं कर पा रहा, तो वो दूसरी लाइन में चले जाते हैं। संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, मतलब इतना भी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं सारे कलर्स में खरीद पाऊँ। तो गिनती के 5 कलर्स में खरीदता था, उतने ही पैसे होते थे किसी तरह जुगाड़ करके। और कैनवास नहीं होता था तो एक कपड़े को ही किसी लकड़ी पे कस के उसके ऊपर पेंट लगा के किसी तरह पेंटिंग में करता था। वो धीरे धीरे बेटर होता गया, कुछ लोगों को पसंद आने लगी, तो कुछ पापा भी हेल्प करने लगे कि किसी तरह इसका एक्स्ट्रा मेहनत करके वो भी, तो वो भगवान ही इसको करता गया कि इसके अंदर लगन है तो कुछ इसको करना चाहिए, साथ में इसको देना चाहिए। तो इस तरह से होता गया। और संघर्ष तो बहुत होता है इसमें, और बहुत एक लंबा टाइम संघर्ष किया। उसके बाद कृपा रही भगवान की कि मैं थोड़ा सा ठीक हो गया, निकल के आ गए बाहर। जैसे हमने देखा है कि कोई भी कलाकार जो प्रशिक्षण लेता है तो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खर्चों के लिए वो बहुत तरह के काम करता है ताकि वो कम से कम सर्वाइव तो करे। कला तो समय लेती है समाज में पहुंचने के लिए, लोगों के बीच में पहुंचने के लिए। आपने सबसे पहली जॉब क्या की और कैसे कैसे आप स्वतंत्र कलाकार बने, कब जॉब छोड़ी? कोर्स करने के बाद जब मैं निकला था तो मुझको पता नहीं था कि कमर्शियल आर्ट होती क्या है, क्या यूज़ है। 5 साल कोर्स करने के बाद तो किसी तरह आप पूछा लोगों से, तो ये पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि भाई ये फाइन उसमें एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम कर सकता है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करी। मैं गया वहाँ पे तो उन्होंने मुझको एक नौकरी दे दी, कहने की ठीक है तुम ये अपना डिज़ाइन बनाया करो, कटिंग पेस्टिंग। 250 रुपये पे उस समय उन्होंने नौकरी मुझको दी। और जो वहाँ का प्यून था उसको 350 रुपये मिलते थे, मुझको 250 मिलते थे। तो जब पहली सैलरी मिली तो मैंने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी 125 रुपये की। तो उसकी मुझको इतनी खुशी हुई थी कि शायद आज वो कार इतनी जैसी भी है मेरे पास, लेकिन उतनी खुशी उसकी भी नहीं थी। तो मुझको लगा कि मेरे पास अपना व्हीकल है, अब मुझको पैदल 3-4-5 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा, इससे ही मैं चलूँगा। बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, बहुत। एक उस समय वो धीरे धीरे करके फिर कला की वजह से मैं बढ़ता गया, और फिर कमर्शियल आर्ट से धीरे से जब थोड़ा लाइबिलिटीज़ ख़त्म हुई मेरी, उसके बाद मैं फाइन आर्ट में पूरी तरह से तब आया, थोड़ा लेट आया। बिल्कुल साथियों, आपने श्याम जी की इस यात्रा से ज़रूर बहुत से इनपुट्स निकाले हैं, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये कि हम जब यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ तक पहुँचेगी। हमारा एक सपना ज़रूर होता है, लेकिन उस सपने के बीच में जब संघर्ष आते हैं तो कई बार मन टूटता है, कई बार परिवार के प्रश्न या रिश्तेदारों के सवाल हमें रोकते हैं। लगता है कि शायद हम सही यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यात्रा करने वाले मंजिल की तरफ पहुँचते भी हैं। और जो छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं वो यात्रा की कड़ियाँ हैं, वो एक बहुत बड़ी मेमोरी भी बनती है। लेकिन कई बार उसका इवेल्युएशन, अगर कैलकुलेशन आप करें तो उस वक्त नहीं होता, लगता है घाटे का सौदा है या शायद हम बहुत गलत जगह आ गए या जो जर्नी कर रहे हैं। आपके मन में भी ऐसे ख्याल आए क्या कभी कभी? ख्याल तो आया, लेकिन आर्ट शायद हावी थी मुझ पर। कई बार ख्याल आया कि क्या करूं, ये पैसा आने लगे, कुछ इतनी पेंटिंग बना के रखी, क्या इसका होगा। लेकिन वो सही हो गया, मैं हारा नहीं कभी भी। पता नहीं इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो आर्ट हावी थी, तो मुझको ये लगता था कि आर्ट के अलावा कुछ नहीं, पैसा सेकेंडरी चीज़ है। तो इसलिए शायद मैं संतुष्ट हमेशा रहा, इसलिए मुझको प्रॉब्लम नहीं आई और मैं निकल गया काफ़ी। नकारात्मक ख्याल दूर रहे। हाँ, दूर रहे बिल्कुल। सबसे पहला आर्ट वर्क या आर्ट पीस या कोई वर्क जो है वो कौन सा था जिसको आपको जो भुगतान मिला वो आपने सोचा नहीं था? हाँ, पहला एक मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, मेरे मोहल्ले के ही थे कोई, तो उनके लिए पोर्ट्रेट बनाया था। तो उसका मेहनताना मुझको 100 रुपये मिला था। अच्छा। हाँ। तो बहुत खुशी हुई थी। 100 रुपये उस ज़माने में 100 रुपये बहुत होते थे, और बहुत कम ही देख पाते थे। 100 का नोट हम लोग बहुत कभी देखा नहीं होता था।
तो वो मिला था तो बहुत खुशी हुई। अब तो लाखों मिल जाते हैं तो भी इतनी खुशी नहीं होती है। उसकी लेकिन बहुत खुशी है। खुशी थी। तो इस तरह से था। प्रोफेशनल अचीवमेंट जैसे ये पहली आपका आर्ट वर्क जिसका 100 रुपये मिले, उसके बाद जैसे आप बहुत से राजभवन और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम तरह का आपने काम किया, अगला बेंचमार्क आपके लाइफ में वो कौन सा है जहां आपको लगा था कि ये मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है एक कलाकार के तौर पर? अचीवमेंट एक्चुअल में मुझको जो भी मिले वो ऊपर वाले नहीं दिए। हाँ। सपोज जैसे मैं पहली एग्जीबिशन मैंने करी थी तो मुझको पता नहीं था कि एकदम से किसी ने कहा कि भाई होटल ताज में करो। मैंने कहा ताज वो तो मेरी हैसियत के बाहर है, वो तो कर ही नहीं सकता। तो अभी चलो हिम्मत करके एक बार मैंने कहा बातचीत कर लेते हैं, तो अपने वाइफ के साथ में गया, बातचीत करी तो करने लगाई है अपने यहाँ पे। तो हमने कहा भाई चार्जेस तो नहीं दे पाएंगे, इतना मेरा पैसा नहीं है। कहने कि आप पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप पैसा आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे, आपको फ्री में जगह देंगे और दोनों टाइम खाने का आपका रहेगा 3 दिन के लिए, और जितनी चाय आप पी सकते हैं पीजिए, और साथ में आपके 2 गेस्ट और फ्री होंगे। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो हम फ्री में करेंगे, आपको जो VIP आप लेके यहाँ पे आएंगे उसको फ्री में करेंगे। तो अब ये अचीवमेंट अपने आप मिल गया, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब जैसे राष्ट्रपति भवन में एग्जीबिशन लगी थी मेरी, तो मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन में मेरी एग्जीबिशन लगेगी और राष्ट्रपति जी खुद उसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो यूपी की तरफ से मैं सेलेक्ट हुआ था, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, यूपी से मैं सेलेक्ट हुआ था। और चांस की बात है या किस्मत की बात है ये कि मेरी ही पेंटिंग राष्ट्रपति ने करी और इतने आर्टिस्टों की एक पेंटिंग लगी थी, उनकी उन्होंने नहीं ली, सिर्फ मेरी ही ली। और मैं वो खरीद के वो चले गए और टिक करके कि ये ले लेना है। अब वो आए, उनके वो कि आपकी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई है। अब वो बाकी जो आर्टिस्ट थे वहाँ पे तो वो सब कहने लगे कि उसके रेट पूछे, मैंने बता दिया। वो लोग कहने लगे आप पागल हो गए, इतना रेट आपने इसके बताए, राष्ट्रपति ने खरीदी है, आप जो बताते हो वो मिल जाता, पैसे मिल जाते। तो मैंने कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझको कोई ज़रूरत नहीं है, वो राष्ट्रपति हैं, ये देश के लिए पेंटिंग जा रही है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा तो उससे बड़ा नहीं है। तो इस तरह से अचीवमेंट मिलते गए। अब जैसे बिहार राजभवन का ऑर्डर था करीब 18 पेंटिंग्स उसमें लगनी थी, पोर्ट्रेट्स लगने थे, और उसमें आधे से ज़्यादा क्रिएट करने थे। तो वो करीब 1-1.5 साल वो काम चला, कुछ राजभवन में बैठ के हुआ और कुछ वहाँ पे। अब वहाँ पे राज्यपाल जी के साथ बैठना और दिन भर कभी कभी अक्सर बातें उनसे होती थी जैसे घर के किसी आदमी से हो रही है। तो वहाँ पे भी अब ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये होगा। फिर MP के राजभवन में सेम रिपीट हुआ कि वहाँ पे पेंटिंगें लगनी थी, तो वहाँ भी मैंने बनाई। तो इस तरह से अचीवमेंट मिलते गए लाइफ में, बहुत मिले। जैसे ताज में हुआ था एग्जीबिशन, दूसरी बार फिर उनका कॉल आया जो वहाँ के GM थे कि आप यहाँ पे WHO का और यहाँ पे सहारा इंडिया का वो हो रहा है, पर्व हो रहा है, तो आप इसमें एग्जीबिशन ये बहुत किया कि यहाँ पे सेलिब्रिटी बहुत है। तो उसमें बहुत सेलिब्रिटी आए, कितने पूरा आधे से ज़्यादा हॉलीवुड वहाँ पे आया हुआ था, और कितने डॉक्टर्स देश विदेश के सब आए हुए थे। कई लोगों ने पेंटिंग खरीदी, बाहर के भी लोग थे। तो वो एक ये सब अचीवमेंट अपने आप मिले, मैंने कभी प्लान नहीं किया इसको, और आगे भी जो मिलेगा तो कोई प्लान नहीं है, मिलेगा तो जर्नी है, यात्रा है। यात्रा है। आपकी यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जो आपने राष्ट्रपति भवन की एग्जीबिशन की बात की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एजुकेटर, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उनका कद था। बिल्कुल। आपकी पहली मुलाकात का इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ा? उनको देख के लगता ही नहीं था राष्ट्रपति में, इतना डाउन टू अर्थ। सपोज जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम लोगों की 10 मिनट बात हुई, उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हम लोग ने 10 मिनट बात करी आपस में। अब एक पेंटिंग थी, उसमें पैरों में बिछिया जैसे पहने थे, अब वो पूछ रहे हैं कि ये पैरों में अंगूठी क्यों पहने, उसको एक्सप्लेन करना, वो समझ लेते थे थोड़ी, फिर बाकी कुछ लोग
जो उनके गार्ड वगैरह थे, इन्होंने बताया कि इनको हिंदी नहीं आती, तो वो ट्रांसलेट करके इनको बताते थे। बहुत ही डाउन टू अर्थ, इतना वो नहीं देखा। हम लोगों ने खाना भी वहाँ खाया, 3 दिन हम लोग राष्ट्रपति भवन में रहे थे। तो अपने हाथ से वो चीज़ें देते थे कि ये रसगुल्ला वहाँ का है, ये आप स्पेशल है, ये खाइए। एक एक की थाली में वो ला के रख देते। कोई बच्चा उनको अगर देख जाता था, वो सबको छोड़ के सिर्फ बच्चे को गोदी लगा के उसको घुमाने लगते थे, जमीन में लौटने लगते थे। स्पेशल उन लोगों को ट्रीटमेंट था बच्चों के लिए वो वहाँ पर। ऐसा राष्ट्रपति शायद ही कभी होगा, ना हुआ है ना हो। बहुत विजनरी है आप। बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, बहुत ही शानदार आदमी थे। आपकी पहली ऐसी एग्जीबिशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगी, वो कौन सी थी और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुबई में मेरी लगी थी। तो वहाँ बहुत डरते हुए मैं गया था कि भाई इंडिया से जा रहा हूँ, वहाँ तो एक से धुरंधर, क्योंकि जापान से, चीन से और जर्मन के, लंदन के, तो वहाँ रशिया के बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। तो मैं डर रहा था कि भाई उनके आगे तो मैं कुछ है ही नहीं। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरा जो भी वहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे, सबसे अच्छा मेरे उसके ही आ रहे थे, स्टॉल के। और जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट थे वो लोग भी आ रहे थे मेरे पास कि सर हम लोगों को कुछ गाइड करिए आगे के लिए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि लोग, विदेश के लोग भी पूछ रहे हैं कि आप ये कैसे बनाते हैं, क्या है, क्या टेक्निक है आपकी। तो बहुत अच्छा लगा मुझको। आपकी जो विधा है वो, उसमें भी जो आप बारीक वर्क करते हैं, जो डिटेलिंग करते हैं, वो बहुत कम कलाकार करते हैं। पूरी दुनिया की जो कला जगत है उसमें जो मानक हैं एक कला की परख के लिए, एक आर्ट वर्क की परख के लिए, आपको क्या लगता है कि उस दिशा में हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और क्या ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है, या किस तरह के एक्सपोजर की ज़रूरत है, या किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? कहाँ गैप है? मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है, लेकिन ट्रेनिंग देने वाले नहीं। अच्छा, क्योंकि वो लोग खुद ही थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट करिए, बुरी चीज़ नहीं है, और भी विधाएं हैं जितनी सब अच्छी हैं, लेकिन रियलिस्टिक फर्स्ट है। M.F. हुसैन इतने बड़े कलाकार हुए, पिकासो इतने बड़े कलाकार हुए, तो वो मास्टर थे, इसके रियलिस्टिक के मास्टर थे। उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट में आए, इसीलिए उनके काम में परफेक्शन था। तो पहले रियलिस्टिक है, उनको करना चाहिए, खूब कॉपी करिए, देखिए, कॉपी करिए, मेमोरी को मजबूत करिए अपने। अगर आप उसमें बढ़ जाते हैं तो अब जैसे पोर्ट्रेट्स के बहुत सी चीज़ों के ऑर्डर मिलते हैं कि आप धार्मिक बना दीजिए, आप पोर्ट्रेट बना दीजिए, आप आध्यात्मिक बना दीजिए पेंटिंग। तो आप रियलिस्टिक नहीं जानते होंगे तो एब्स्ट्रैक्ट में बना के आप क्या दोगे? जो आदमी चाह रहा है, आम आदमी, तो उनको आप इस तरह की आर्ट दीजिए। ये काम करने वाले कम हैं, तो आप मार्केट में जल्दी आ सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए कंपटीटर आपके बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंपटीशन बहुत तगड़ा करना होगा। तो आप रियलिस्टिक को करें, भले ही आगे चेंज अपना रास्ते को कर लें, लेकिन रियलिस्टिक को बहुत ज़रूरी करना, समझना उसको ज़रूरी है। जैसे हम मानते हैं कि एक कलाकार एक जन्म के साथ उसके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन सभी कलाकारों की प्रतिभा को सही मंच नहीं मिल पाता, या उनको सही जो तराशने की ज़रूरत होती है उतनी तराशे नहीं जा पाते। कुछ किस्मत वाले होते हैं, उनको सही हाथ मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही मंच मिलते हैं। आपको क्या लगता है कलाकार की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? एक कलाकार को नर्चर करने के लिए क्या उसके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए, या कलाकार जितने भी हैं वो कैसा वातावरण अपना बनाएं ताकि एक बेहतर समर्पण कला की तरफ ज़्यादा हो? वातावरण तो देखिए, कलाकार के चाहने से तो बनता नहीं है। उसके घर की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके घर में कितने भाई बहन हैं, या उसके पास स्पेस है कि नहीं, या उसको पेंटिंग बनानी है कहाँ पे जाके बनानी है, उसके लिए उसके पास टाइम है कि नहीं। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको पास कला है, लेकिन उनको बनाने का साधन, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं हैं। तो वो चीज़ होना ज़रूरी है। और कलाकार को कोई वातावरण नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब उसको, बच्चे को जैसे भूख लगती है तो वो खाएगा, तो कलाकार जो है पेंटिंग बनाएगा। उसको आप चाहे हाथ छोड़ के बैठ जाए, चाहे उसका सर पकड़ लीजिए, वो बनाएगा पेंटिंग। तो
वातावरण वो अपने आप बना लेता है, परिस्थितियों में ढल चुका होता है वो, क्योंकि उसके अंदर एक क्षमता होती है स्ट्रगल करने की और ढलने की एक क्षमता होती है। तो वो अपने आप को मजबूत कर लेता है, किसी भी माहौल में कला करने में मजबूत कर लेता है। अभी आपकी जो यात्रा है उस यात्रा में ऐसा कोई आपका सपना या आपका कोई ड्रीम वर्क जो अभी आप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो अभी तक आपने नहीं किया, आपको लगता है कि ये अगर अचीव किया जाए तो वो क्या आप सोच रहे हैं? ओह, बड़ा मुश्किल सवाल। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि कोई स्पेशल किया जाए या कुछ। अपने आप एक माहौल बनता है, एकदम से दूसरे दिन सवेरे उठते हैं कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ये थोड़ा टफ है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ जितना टफेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बचपन से मेरी आदत है। तो कोशिश मैं करता हूँ कि कोई ऐसे एक्सप्रेशंस हों अलग अलग फेस पे, उसको मैं दिखाने की वो करता हूँ कोशिश। बाकी तो अचानक ही मूड बनता है, अचानक ही एक सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, उसके लिए तैयार मैं हमेशा रहता हूँ। चुनौती मुझको अच्छी लगती है। चूंकि कला जगत में अब रुचि बढ़ रही है, वैसे तो कला हर चीज़ में है। हाँ। कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसमें कला नहीं। कपड़े से लेकर, चश्मे से लेकर, गाड़ी से लेकर, हवाई जहाज से लेकर, हर जगह आर्ट है। और अब उसका स्कोप बढ़ा है, क्योंकि पहले कुछ भी बन जाता था वो महत्वपूर्ण था, लेकिन अब जो कुछ भी है वो और सोफिस्टिकेटेड और कलात्मक और प्रभावशाली और आकर्षक हो। तो यानी कि कला का स्पेस, कला की ज़रूरत और कला की मांग सब बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि कितना माहौल कितना बना है भारत में, खासकर कि कलाकारों के लिए कितना वातावरण बन रहा है काम के लिए, अवसरों के रूप में? देखिए, कला शुरू से ही डिमांड रही है, अब थोड़ी सी बढ़ी भी है तो कलाकार भी बढ़े हैं। कलाकार को चाहिए कि नया से नया सब्जेक्ट ढूंढे। अगर वो भीड़ के साथ चल रहा है तो वो पहचाना नहीं जाएगा, उसको भीड़ से अलग दिखना चाहिए। अपने वर्क को वो अलग करे, मेहनत करे। मतलब ये नहीं कि एक जैसे पढ़ाई करते हैं मामूली, वो नहीं। आपको दिन रात उसमें डूबे रहना है, उसके अंदर घुसना है, आपको उसका पैशन बना लेना है। आपको एक नए ढंग से अपने कला को बनाना है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में घुसना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन किस तरह की कला को आजकल पसंद किया जा रहा है। जो पसंद किया जा रहा है वो नहीं बनानी है, आपको ये सोचना है कि इससे अलग हटके हमको क्या बनाना है। वैसे हम लोग भी जैसे कपड़े खरीदने आते हैं, कहने सर ये लीजिए, ये आजकल ये चल रहा है। मैंने कहा आजकल वाला नहीं, मैं अपने हिसाब से लूँगा जो मुझको देख के लोग आगे फैशन करें। इस तरह की सोच आर्टिस्ट में होनी चाहिए, तभी वो अलग, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मुझको आजकल वाला नहीं, अलग तरह की चीज़ चाहिए। तो आर्टिस्ट को ये चीज़ को समझना जरूरी है और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो आवश्यक ही है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर दिन परिष्कार हो रहा है, हर दिन व्यक्ति भी निखर रहा है, उसकी परिस्थितियाँ उसको आकार दे रही हैं। सबसे ज़्यादा आर्ट में जैसे इंस्पायर करने वाली चीज़ें या एक आर्टिस्ट को का एक्सपोजर वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दुनिया में क्या उसका अनुभव संसार कितना बढ़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कितना प्रभाव उसकी कला पर पड़ता है, और आपके जीवन में इसका अनुभव क्या रहा है? एक्सपोजर तो आर्टिस्ट के लाइफ में तो ज़रूरी है। एक्सपोजर उसको मिलता तो है, उसकी कला एक खुशबू की तरह होती है, अपने आप फैलती है वो। लेकिन अगर उसके लिए खुद भी एक्सपोज करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या उनके साथी लोग कर रहे हैं, या उनके शुभचिंतक कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आर्ट आपकी अच्छी है या कम अच्छी है वो इतना मायने नहीं रखता। आपकी मार्केटिंग, आपकी मार्केट के अंदर आपका नाम हो रहा है तो वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि हज़ारों लाखों आर्टिस्ट हैं, तो सबकी एक अलग अलग क्षमता होती है। आपको उसी को ही बढ़ाना है कि आप किस तरह का वर्क दें, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं, थ्रू मीडिया या थ्रू फेस टू फेस, जैसे भी चाहे, उसके लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए। आपने ये ज़रूरी सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से कलाकार, हमको लगता है कि उनकी खुशबू से लोग उनके पास आएंगे, आते भी हैं, लेकिन और खुशबू दूर तक जाए उसके लिए मार्केटिंग टूल्स बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। श्याम जी, बहुत महत्वपूर्ण होता है कलाकार का फलक बड़ा हो, दुनिया
में उसकी पहुंच बहुत बड़ी हो। इसमें मार्केटिंग टूल्स या कहें अपने आउटरीच को बढ़ाने के लिए आजकल डिजिटल मीडियम भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, तो आपकी वेबसाइट भी है। इन सब का लाभ क्या होता है या इससे कितनी मदद मिलती है, कितना ज़रूरी है कलाकार के लिए? नहीं, ज़रूरी तो है कलाकार को, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं तो उसकी कला को पहचानेंगे कैसे कि इसका काम किस तरह का है। लोगों तक पहुंचता है, मैं भी देखता हूँ लोगों का आर्टवर्क देखता हूँ खोल के, तो किसी का अच्छा लगता है उसको लाइक कर देता हूँ। तो वो चीज़ें तो ज़रूरी है, आपको कलाकार के थ्रू ही नाम बढ़ता है काफ़ी। तो उसके बिना तो काम कलाकार का चलेगा नहीं, वो तो घर ही का हो जाएगा। हाँ, तो उसका उपयोग करना चाहिए आपको, उसका उपयोग बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। तो तमाम जो कलाकार, नवोदित कलाकार हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो डिजिटल टूल्स को भी इस्तेमाल करें और साथ में अपनी प्रोफाइल्स को हमेशा अपडेट करें अपने काम के साथ, क्योंकि आज की जो रीच है उसमें डिजिटल रीच बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। श्याम जी, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनर्स हैं, उनको कैसे अपग्रेड करना चाहिए, अपने आप को और कितना तैयार करना चाहिए, क्योंकि वो एक गैप, बहुत बड़ा गैप है। और इसलिए हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं जिस स्तर पर पहुँच सकती हैं, उनको पहुँचाने में जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन एक परंपरा के तौर पर चल रहे हैं। उसको और बेहतर करने के लिए आपके कलाकार की नज़र से कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? देखिए, इंस्टीट्यूशन बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसको सिखाने वाले कैसे हैं, क्या उनकी सोच है, वो आज की कला की दुनिया को पहचानते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से वो कला उसको दे रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। इंस्टीट्यूट चाहे जितना बड़ा हो, अब मैं कहना नहीं चाहता, आर्ट्स कॉलेज यहाँ का बहुत बड़ा नाम है, उसका वो है, लेकिन सिखाने वाले क्या हैं वहाँ। और दूसरे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, टेक्नोवेट वगैरह, कितने बढ़िया आर्टिस्ट वहाँ के, टीचर वहाँ के इतने शानदार हैं। तो लगता है ये देख के कि वो माने नहीं रखता, नाम माने नहीं रखता, टीचर माने रखता है। उसको आज के ज़माने में क्या चल रहा है उसको सिखाना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो वो सही गाइडेंस करते ना, कोशिश ये रखनी चाहिए उसको आर्ट को बनाने के बाद उसको क्या करना है वो उनको सिखाना, वो भी आना चाहिए। ये नहीं कि पेंटिंग सिखा दी जाओ और तुम बन जाओ, आर्टिस्ट बन गए जाओ, ये नहीं। आर्टिस्ट बन गए उसके बाद तुमको क्या करना है, इसको कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीज़ें टीचर्स का काम है। जो टीचर्स ये सिखाते हैं वही सक्सेसफुल इंस्टीट्यूट होता है, तो ये सिखाना चाहिए। आपने देखा कि जैसे चाइना है या जापान है या आप रशिया में भी आप देखें, तो ये वो देश हैं जो कला को मास लेवल पर बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। चाइना तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, बहुत बड़े टैलेंट हंट्स करता है, उनको अवार्ड करता है, रिवॉर्ड करता है, ताकि खूब प्रतिभाएं आएँ। और हम देखते हैं उसका रिजल्ट उनको मिल रहा है कि हर प्रोडक्ट में इनोवेशन है, डिज़ाइन है, शेप है, बहुत सोफिस्टिकेशन है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब परिणाम उसको प्रमोट करने का है और भारत को भी करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, वो लोग बिल्कुल प्रोफेशनली इस वर्क को करते हैं। हम इंडियंस जो हैं एक दूसरे को काटने में लगते हैं कि ये मुझसे बड़ा आर्टिस्ट कैसे बन गया, इसको किस तरह से नीचे गिराना है, या उसको हेल्प नहीं करना है कि वो जानते हैं कि ये टैलेंटेड है, इसको हेल्प करके मैं आगे बढ़ाऊँ किसी तरह, इसका नाम मैं नहीं कर पाया तो ये कर ले किसी तरह। ये चीज़ें नहीं है। ये चाइना जापान में ये चीज़ें हैं, वहाँ सबसे बड़ा टैलेंट है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं वो लोग इस काम के लिए। तो अपने उनके लिए पहले देश है, उसके बाद उनके लिए पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में वो लोग नहीं आते हैं, तो कला को बढ़ाते हैं और इसीलिए वहाँ फल फूल रही है खूब कला, और आर्टिस्ट लोग नाम कर रहे हैं, एक से एक अच्छा वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, शानदार वर्क। मैं ज़रूर आपकी इन बातों के साथ अपील करूंगा उन तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रन करने वाले प्रबंधन से, उन प्रोफेशनल से, वो टीचर से, और वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो देश में शिक्षा के क्षेत्र में कला को प्रोत्साहित करने के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो इस पर ध्यान दें। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कला केवल एक कलाकार को बढ़ाती नहीं है, बल्कि कला के माध्यम से एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण भी करती है, और एक अच्छा व्यक्तित्व एक समाज को दिशा देने में उसकी भूमिका होती है, और समाज उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में प्रतिभाएं विकसित होती हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस का रोल, उसकी भूमिका मायने रखती है। अभी जैसे आपने तो बहुत सारा अनुभव कर लिया, अभी तो उन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे पड़ाव
जैसे राष्ट्रपति भवन का आपने जिक्र किया, और भी जो अभी आपने अभी साझा नहीं किए, मैं चाहूँगा कि हमारे कलाकार दोस्तों के साथ, हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं के साथ आप वो भी साझा करें कि और महत्वपूर्ण पड़ाव आपके जीवन में वो कौन कौन से हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये एक कलाकार के लिए आवश्यक था। पड़ाव तो देखिए, कलाकार है उसकी लाइफ में तो अप डाउन आता ही रहते। कोई सबसे बड़ा पड़ाव तो मेरा यही था कि राष्ट्रपति भवन में मेरी पेंटिंग राष्ट्रपति जी ने खुद दी इसको, तो सबसे बड़ा यही है। और एक पोर्ट्रेट मैंने बनाया था मोदी जी के लिए, मोदी जी की मदर के साथ। तो वो पोर्ट्रेट का एक ऑर्डर था, तो वो जब मैं बना, टाइम उसको थोड़ा ज़्यादा लगा और वक्त थे, तो जब तक वो बन रहा था तब उसके बीच में उनकी मदर की डेथ हो गई। तो अब जो मंत्री यहाँ के थे, वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे सेंटर के, उन्होंने कहा ये तो लेट आपने कर दिया, बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने कहा कि मेरे ख्याल से ये तो हुई घटना है, लेकिन इस समय देना ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा क्योंकि रिसेंटली मदर की डेथ हुई है, तो उनको थोड़ा सिंपैथी पेंटिंग के लिए ज़्यादा आएगी। तो लेके गए, मैं जा नहीं पाया, मेरे पास वर्क बहुत ज़्यादा था, तो वो लेके चले गए। उनको प्रेजेंट जब करा उन्होंने, तब उन्होंने कहा कि किसने बनाया, तो उन्होंने कहा ये आर्टिस्ट हैं श्याम वर्मा लखनऊ के, उन्होंने बनाया। तो कहने आप साथ में क्यों नहीं लेके उनको आए, कहने वो थोड़ा बिजी थे तो आ नहीं पाए। कहने अच्छा मेरी बात कराइए उनसे। उन्होंने मंत्री जो दूसरे थे कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि आपसे माननीय जी बात करेंगे। तो मैंने कहा अक्सर माननीय लोग बात करते रहते हैं, तो मैंने किसी का होगा, तो मैंने कहा हाँ बोलिए। तो कहना मोदी बोल रहा हूँ। अरे मैंने कहा ये मोदी जी एकदम से। तो उनसे बातचीत हुई, कहने आपने बहुत अच्छा चित्र बनाया है, और मैं तो बिल्कुल देख के भावुक हो गया, बहुत ही मेरे दिल से जुड़ गया ये आपका बनाया हुआ। आप कभी आके आप भेंट करें, मैं आपको लेटर भेजूंगा इसके लिए। तो ये सब चीज़ें थी, ये भी एक अचीवमेंट है कि आपके पिताजी ने आपका काम देखा और उन्होंने बड़ी सराहना की, जो कि पहले ये लगता था कि ये बच्चा पढ़ कम रहा है तो क्या करेगा, हर पिता की चिंता होती है। और अक्सर जितने भी कलाकार हैं उनके पिता माता जो है उनको लगता है कि ये कुछ गलत रास्ते पे चला गया है। हाँ। क्योंकि सीधे कला के क्षेत्र में बढ़ाने वाले अब तो एक दौर चल रहा है जहाँ प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन पहले नहीं था। हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनके आजकल जैसे आजकल के माँ बाप की होती है ज़्यादा, क्योंकि देखिए कला एक जो पेंटिंग है, पेंटिंग को बहुत ही लो कैटेगरी में रखा गया है। कि सपोज जैसे मैं भी पेंटिंग करता हूँ, तो वो पेंटिंग बनाते हैं, अच्छा, और करते क्या है आप, हमारे उसको काम में नहीं गिनते। उनको ये नहीं लगता कि पेंटिंग एक प्रोफेशन हो सकता है, एज ए हॉबी वो लोग लेते हैं। कि ठीक है, एडिशनल है। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, डांस करती है, ढोलक बजाता है, तो चलो सब एक्स्ट्रा है। तो उसको बड़ा लाइटली लिया जाता है। तो अगर सपोज जैसे मैं आर्टिस्ट था, तो उनको लगता था कि भाई पेंटिंग ही तो करता है, पेंटिंग तो हॉबी वाली चीज, और क्या करता है, तो कुछ करे, ये नौकरी करे, कुछ करे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया आर्ट के चक्कर में, बहुत ही कम पढ़ा था कि कहीं नौकरी नहीं कर सकता था। हाई स्कूल किया था, हाई स्कूल के बाद ही सीधा आर्ट्स कॉलेज में एडमिट हो गया था। तो वो ये चाहते थे नौकरी के लिए, आर्टिस्ट ना बने, मतलब बने हैं लेकिन साइड में रखे, उसको मेन सब्जेक्ट में डाल के बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो उनको बड़ा लगता था, लेकिन सपोर्ट तो उनका होता था बहुत, क्योंकि वो खुद आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे। लेकिन उनको लगता था जो स्ट्रगल मैंने किया है मेरे बेटा ना करे। जैसे मैंने सोचा मेरी बेटी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो बहुत अच्छा हाथ है उसका, वो हम भी जानते हैं। तो उसको मैंने आर्टिस्ट नहीं बनाया। मैंने कहा ना, जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ तुमको नहीं करना, बहुत मेहनत है इसके अंदर, तुम मेरे नाम से आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ लो। कहने नहीं, आपके नाम से नहीं, मैं करूँगी अपने। उसका वर्क थोड़ा डिफरेंट था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं ही इसके लिए राजी नहीं था, तो फादर राजी नहीं हो रहे, तो नेचुरल है ये। तो पिताजी के रिएक्शन क्या था, जो इतने सालों के बाद, जो हमेशा सोचते रहे होंगे एक लंबे वक्त तक कि बेटा जो कुछ बनना था वो बना नहीं है खास? हाँ, जब उन्होंने देखा मैं राजभवन की पोर्ट्रेट्स कुछ बना रहा था बिहार के, तब वो मेरे स्टूडियो में, ऊपर कमरा है मेरा, उसमें आए। तब उन्होंने देखा, कहना कि
तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो गए, मुझको पता ही नहीं चला। मैं बीच में आके देख लेता, मैं करता सोचता था कुछ पता नहीं क्या बना रहे हो, अधूरा होता था। कहने ये तो मतलब कुछ पोर्ट्रेट मैंने क्रिएट करे थे उसमें, फुल पोर्ट्रेट से। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही कहना कि बड़ी अच्छी बात है कि तुम मतलब, तब उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि तुम पढ़े नहीं, अगर तुम पढ़ जाते तो कहीं तुम नौकरी करते, बाबू होते, कहीं क्लर्क होते या कुछ होते। अब तुम जो वर्क मैंने तुम्हारा देखा है, तुम लाखों करोड़ों में हो। वैसे तो नौकरी करते तो करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन तुम अकेले इस समय करोड़ों में एक हो। तो ये देख के मुझको बड़ा गर्व हो गया। कहने पढ़ाई तो कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन आर्ट कोई नहीं सीख सकता। हमें भी गर्व होता है कि श्याम वर्मा जी न केवल लखनऊ के बासिंदे हैं, बल्कि इस कला जगत की एक अहम धाती हैं, और उस दिशा में आप का जो काम है अनवरत जारी है, और उस काम की खुशबू, उसकी पहचान, उसकी रोशनी पूरी दुनिया में पहुंच रही है। और आप बहुत से ऐसे नवोदित कलाकारों के मार्गदर्शक की भूमिका में आप उनको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और आप सब इस आर्ट टॉक का हिस्सा यूँ बनते रहें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस आर्ट टॉक का हिस्सा बने, और आपने अपनी ज़िंदगी के अहम पहलुओं के बारे में बात की, और कला के क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए उस पर भी एक रोशनी डाली है। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे सुना, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो बड़े दुनिया के संघर्षों से निकले हुए मजे हुए कलाकार हैं, उनकी जो बातें हैं वो बहुत से लाखों करोड़ों ऐसे कलाकारों को प्रेरणा देंगी, या उनके संघर्ष से उनको भी एक राह मिलेगी। तो आपके द्वारा ये छोटी सी कोशिश उन तक पहुंचाने में हमें मदद करेगी, और आपकी इस मदद के लिए अग्रिम शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका इस्तकबाल कि आपने इसे ठीक से सुना, समझा। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए।